हेलो ब्रियोन, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि है एलटी ग्रेड की। बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं बस कुछ ही दिनों में, या फिर कह लीजिए आप दिसंबर तक आपकी वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएंगी। किस तरीके से कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या कुछ आपका कॉम्बिनेशन रहने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, कौन भर पाएगा, कैसे भर पाएगा, सारी बातें हम थॉरली डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर पहली बार आपने विजिट करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ायदा इसमें आपका है। कैसे फ़ायदा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे चैनल पर, क्योंकि सारी जानकारी आपको जेन्युइनली यहीं पे सब मिल जाएगी। अगर आप एलटी ग्रेड तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, या फिर टीचर से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको पता चलती रहेंगी। नाउ नेक्स्ट चीज़ है कि आपको टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिखेगा, वहाँ से भी ऐड हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे सारी जानकारी दे दी जाती है विद इन द फ्यू सेकंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्विटर का मैंने उठाया यहाँ पे। अभी मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे ये कितने पोस्टेज हैं और यहाँ पे क्या कुछ कितने क्या क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर दैट यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एलटी ग्रेड जो जीआईसी है, आपका एलटी होता है, जीआईसी आप सभी को पता है कि प्रवक्ता होता है, प्रिंसिपल के पोस्ट होते हैं। तो कुल जो पोस्ट है 10,631 पद रिक्त पाए गए हैं, ये सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ओके सर। नाउ टीजीटी पीजीटी की बात करें तो टीजीटी पीजीटी में 28,791 पद देखने को मिले हैं। इनमें से जो कुछ पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, वहीं कुछ पद जो हैं वो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ पद वैकेंसीज़ में जा करके फिर से उन्हें सीधी पदों से भरी जाएंगी, सीधी भर्ती होगी। जैसे कि लगभग ओवरऑल 15,000 से ज़्यादा पद रिक्त पद होंगे जो कि सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जबकि बाकी के प्रमोशंस किए जाएंगे। यहाँ पे ये हो गया। नाउ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डल हो गया है, लेकिन मैं तब भी यहाँ पे दिखाने का ट्राई करता हूँ कि आप देख पाएंगे। नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा 26,000 या फिर 22,000 है। जैसे देखिए यहाँ पे स्वीकृत पद हैं, कार्यरत पद हैं और रिक्त पद हैं। यानी कितनी स्वीकृति है, मतलब टोटल कितना है, कार्य कितने लोग कर रहे हैं और रिक्त कितना। तो हमसे मतलब है यहाँ पर रिक्तियों का, कितने रिक्त हैं। आप देख पाएंगे पहला जो है, पहला यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ, टीजीटी की तरफ देखेंगे तो आप समूह ए यानी कि ए ग्रुप की वैकेंसीज देखेंगे, जिसमें शिक्षा निदेशक हो गए, अपर शिक्षा निदेशक हो गए, यानी कि कुल मिला के कह लीजिए ऑफिसर्स जो अधिकारी गण हैं, उनकी वैकेंसीज़ की बात करें तो 96 वैकेंसी जो कि पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। ठीक है, इसमें हमको यहाँ पे लेना देना कुछ है नहीं। आगे बढ़ेंगे आप, जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे समूह खा है जो कि बी है, इसमें देखने को मिलेगा सह जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य। ये भी अगेन हमसे मतलब नहीं है। यहाँ पे 232 पद और 647 पद कुछ इस तरीके से हैं कि जो कि लोक सेवा आयोग कराता है, उस तरीके से भरा जाता है। इसमें भी हमें देखने को नहीं है। यहाँ पे आता है संस्था संख्या प्रधान, यानी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होते हैं या प्रधान होते हैं, प्रधान अध्यापक होते हैं, उनकी बात करें तो लगभग टोटल जो पोस्ट है 4500 है, जिसमें से 1600 पोस्ट कार्यरत हैं, जिसमें से 2800 पोस्ट 2833 पोस्ट खाली है। अब बात करें इसमें चयन कैसे होता है, तो शिक्षा सेवा जो होता है चयन आपका आयोग, इसी के द्वारा इसका चयन किया जाता है, इसी के द्वारा भर्ती कराई जाती है। हालांकि अभी तक इसमें कुछ बातें और भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। और अगर आप देखेंगे टोटल इस तरीके से तो 3712 पद खाली हैं, लेकिन ऊपर के मैंने जैसा कि कहा कि ये अधिकारी गणों की वैकेंसीज है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। आपको मैं ले चलता हूँ आगे। समूह का यानी ग्रुप सी की वैकेंसी, जैसे प्रधानाध्यापक हो गया, प्रवक्ता यानी जिसे हम कहते हैं लेक्चरर, सहायक अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय हो, या फिर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हो, या सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हो। इन तीनों विद्यालयों में ही अगर आप देख पाएंगे तो जो टोटल पद हैं उनसे हमें मतलब नहीं है। एक बार देख भी लेते हैं। 30,000 वैकेंसीज़ है आपकी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता और फिर सहायक अध्यापक की, 30,000 पद, जिसमें से 19,000 पद कुल मिलाकर के भरे गए हैं, यानी 19,000 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। लेकिन अगर बात करेंगे आगे तो 10,631 पद यहाँ पर देखे पाएंगे आप खाली भी है, जो कि भरा जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा के द्वारा। यूपी ट्रिपल एससी भी इसका एग्जाम करा सकता है और यूपी पीएससी भी इसका एग्जाम करा सकता है। एलटी ग्रेड का एग्जाम है तो आप सभी को पता होगा कि ये यहाँ पे देखने को ये मिल सकता है। आगे बात करते हैं लगभग प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, ये जो सहायता प्राप्त माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं, लगभग 10,400 इतने पदों पर है, 1 लाख है कुल मिला के, जिसमें से अगर देखेंगे आप 75,334 पद पर भरे गए हैं, लेकिन 28,000 अभी भी खाली हैं। ये कैसे भरे जाते हैं? ये भरे जाते हैं आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, जिसमें
प्रवक्ता लिपिक 50% जो होते हैं वो पदोन्नति यानी कह लीजिए आप प्रमोशन के थ्रू भरे जाते हैं 50% सीटों पर, और 25% सीटों पर प्राइमरी में लोग आते हैं। तो बचे 25% सीटों पर ही यहाँ पे देखने को मिलता है फिर से वैकेंसी। संस्था प्रधान या फिर शिक्षक कह लीजिए संस्कृत विद्यालय में, तो संस्कृत विद्यालय में लगभग जो टोटल पोस्ट है वो है 2443, जिसमें से 829 पोस्ट पर खाली लोगों ने मतलब यहाँ पे कार्यरत शिक्षक कार्यरत हैं। जबकि अगर बात करें तो खाली कितना है तो 1714 पद इस तरीके से खाली है। संबंधी मानदेय शिक्षकों के चयन की कर्मचारी गतिमान है, यानी कि कुल मिला के अगेन वही चीज़ें हैं, सेवा चयन के द्वारा शिक्षा सेवा चयनों के द्वारा यहाँ पे वैकेंसीज़ को फिल किया जाता है। आगे बढ़ पाएंगे, आगे देखेंगे आप समूह घ में, जिसमें परिचालक राजकीय निदेशालय का या परिचालक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का, उसमें आप देख पाएंगे ये सब आउट सोर्सिंग के माध्यम से होता है, यानी कि टेंडर के माध्यम से सब होता है परिचालक वगैरह का वैकेंसीज़ यहाँ पे ये देख पाएंगे आप। टोटल मिला के मैंने जैसे कि ऊपर बताया आपको, टोटल यही बात निकल कर आ रही है कि लगभग 10,000 LTGIC की आ रही वैकेंसीज़ और 10,631, और कुल मिला के 15,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि भर्ती होगी थ्रू द कह लीजिए फॉर्म या फिर कह लीजिए आपके एप्लीकेशन के माध्यम से। जबकि कुछ जो पद बचे रहे हैं इसमें से 28,751 पदों में से ये प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई। ना वो बात करते हैं हम किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा आपके जो TGT में होता है। हालांकि PGT में कोई दिक्कत नहीं है, PRT में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, बस दिक्कत होता है एक और एक, वो है आपका TGT में। तो TGT के कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देख पाएंगे असिस्टेंट टीचर की, मेन या वुमेन जो कि संस्कृत से हैं। तो संस्कृत से हैं अगर आपके पास, देखिए B.Ed तो होना चाहिए, मैंडेटरी है, पहली कंडीशन है B.Ed होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके इन द पार्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज संस्कृत में, किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। B.Ed इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो अगर ये आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाउ असिस्टेंट टीचर या फिर कह लीजिए मेन वुमेन आर्ट से कला की, तो कला में भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ इक्विवेलेंट B.Ed भी होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट टीचर मेन और वुमेन की म्यूजिक में, तो बैचलर डिग्री विद द म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन द इंडिया। कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा अगर आपने बैचलर डिग्री करा है म्यूजिक में तो आप भर सकते हैं। या फिर आपने अगर बैचलर डिग्री प्राप्त करा है कैसी यूनिवर्सिटी से, जो कि है संगीत विशारद फ्रॉम द भटकंडे संगीत महाविद्यालय या संगीत प्रभाकर फ्रॉम द प्रयागराज संगीत समिति इलाहाबाद से, तब भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। नो क्वालिटी पॉइंट शैल बी एलोकेटेड फॉर द संगीत विरासत या फिर संगीत प्रभाकर। अगर आपने इन दोनों इंस्टीट्यूशन से करा है तो कोई भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे नहीं, हालांकि आप केवल एलिजिबल होंगे। यह कहे कि आप जैसे होता ना NCC अगर आप लगा दिए तो कुछ आप एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड है कि B.Ed डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, B.Ed भी आपके पास होनी चाहिए, तो B.Ed के बगैर आप नहीं भर पाएंगे। कॉमर्स के लिए सेम चीज़ है, कॉमर्स के लिए आपके पास B.Ed होना चाहिए, साथ में आपके कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, B.Ed इक्विवेलेंट डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ BPEd या फिर BPE डिग्री आपने प्राप्त करा हो किसी यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट टीचर की बात करें मेन या वुमेन में होम साइंस के लिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी होम साइंस में सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ आपके पास B.Ed भी होनी चाहिए। ना बात करते हैं मेन और वुमेन की एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से, तो एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ आपके पास B.Ed डिग्री होना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को रखते हैं तो बिल्कुल मान के चलिए आप एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। ना हिंदी की बात करते हैं हम, हिंदी की आप देख पाएंगे तो हिंदी में जैसा कि आप देख पाएंगे तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में सब्जेक्ट के रूप में, साथ ही साथ B.Ed होना चाहिए। इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होती, इंग्लिश हिंदी का कोई दिक्कत नहीं होता, सबके पास रहता है। आते हैं मैथ के बारे में। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है मैथ में। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जैसे उन्होंने 3rd ईयर में मैथ को छोड़ दिया था, बाकी 2 साल तो मैथ पढ़ा है, बट क्या वो मैथ के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमने फिजिक्स 3rd ईयर में छोड़ दिया था, हमने मैथ ले लिया है, केमिस्ट्री ले लिया है, तो हम तो मैथ में एलिजिबल हैं, तो क्या हम साइंस में भी एलिजिबल हैं? अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमने फिजिक्स छोड़ दिया था, फिजिक्स तो छोड़ दिया था, हमने केमिस्ट्री छोड़ दी थी, मैथ और फिजिक्स ले रखा था लास्ट ईयर में, तो किस में हम एलिजिबल हैं? तो अब चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो मैथ के बारे में सबसे पहले समझते हैं। अगर आप यूपी में देखिए, अगेन मैं चीज़ को, ये चीज़ें मैं कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ। हर एक वैकेंसीज़ की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर कह लीजिए आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखता है। जैसे मैं बात करता हूँ KBS की, जैसे मैं बात करता हूँ NBS की, जैसे मैं बात करता हूँ EMRS की, इन सब की जो कह लीजिए इन सब का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अलग है। वहीं हम बात करें DSSB आपकी दिल्ली की, जो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड सिलेक्शन है, उसकी कॉम्बिनेशन अलग है। यूपी की बात करें तो यूपी की कॉम्बिनेशन अलग है। बिहार की बात करें तो बिहार की कॉम्बिनेशन अलग है। कैसे? जैसे आप देख पाएंगे, अगर आप बिहार के होंगे तो जानते होंगे, आपने फॉर्म अगर फिल करा होगा, तो बिहार में अगर आप मैथ से जाते हैं
आपने चाहे फिजिक्स करा हो, चाहे केमिस्ट्री लिया हो, चाहे मैथमेटिक्स लिया हो, अगर आपने कुछ भी करा है, किसी भी साल करा है, तो आप मैथ में जाते हैं। अच्छा, अगर आपने बायोलॉजी लिया है, जूलॉजी लिया है, बॉटनी लिया है, तो आप बायोलॉजी में जाते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे साइंस वाइंस वाला ऐसा कोई फंडा नहीं है। हाँ, बायोलॉजी, जूलॉजी और आपने अगर केमिस्ट्री वगैरह लिया है तो आप केमिस्ट्री के थ्रू जाएंगे। लेकिन अगर आपने फिजिक्स लिया है, मैथ लिया है, केमिस्ट्री ली है, तो भी आप मैथ के थ्रू जाएंगे। ये तो बिहार का फंडा है। यूपी का क्या फंडा है? यूपी का फंडा है, अगर आपने मैथ लिया है तीनों साल, यानी तीनों साल आपको मैथ करना पड़ेगा। मैं 3 साल क्यों कह रहा हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप डिग्री निकलवाते हो ना, आपको डिग्री भी निकलवानी पड़ती है। तो डिग्री निकलवाते हो जब आपको उसी में लिखा रहता है, जैसे उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करके लिखा रहता है, तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि पार्टिकुलर कैंडिडेट ने इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशंस में अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त करी है, तो उसमें वो लिखा रहता है। तो अगर वो सब्जेक्ट नहीं लिखा है आप में, अगर आप 3 साल करेंगे तभी लिखा जाता है। हालांकि अगर आपके नहीं लिखा गया तो आप समझ के चलिए कि आप नहीं भर पाएंगे। डिग्री आपके पास है तो आप देख लीजिएगा। नाउ, मैथ तीनों साल होना चाहिए तो आप मैथ के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अब अगर आपके पास मैथ ने आपने छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? मैथ अगर आपने छोड़ दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों साल किया है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप फिर एलिजिबल होंगे किसके लिए? ओनली साइंस के लिए, ओनली एंड ओनली साइंस के लिए। और बायोलॉजी वाले, जूलॉजी वाले, ये सब किसके लिए एलिजिबल होंगे? बॉटनी वाले, बायोलॉजी वाले, जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले, ये सब किस में जाएंगे? ये सब जाएंगे आपके बायोलॉजी में। ये बायोलॉजी में जाएंगे। तो साइंस का, बायोलॉजी का और आपका मैथ्स का, तीनों का हमने बता दिया। नाउ, ऐसे ही अगर बात करें डीएसएसबी में, ऐसे ही पेचीदा मामला फंसता है। डीएसएसबी में डीएसएसबी ने कहा कि भाई अगर आप कोई से भी 2 साल आप पढ़े हो, अगर आपने 2 साल कोई से भी सब्जेक्ट पढ़ा तो आप साइंस के लिए भी एलिजिबल हो, आप मैथ्स के लिए भी एलिजिबल हो। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो कि डीएसएसबी में मैथ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, साइंस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। हालांकि कोई इस पर कोई बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक इशू है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर सबको फॉलो करना चाहिए। जबकि अगर हम केबीएस की बात करें, केबीएस का हो गया, एनवीएस का हो गया, ईएमआरएस का हो गया, इन सब में क्या होता है? इन सब में जनरली आपका ना, अगर आपने मैथ्स तीनों साल लिया है तो आपको एलिजिबल है। अगर आपने बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी तो मैं छोड़ो, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी लिया है, तब आप साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने लिया है लास्ट ईयर में, तो आप किसी में भी नहीं भर पाएंगे। ये दिक्कत है किसमें? केबीएस में, एनबीएस में, और आपके कह लीजिए आप ईएमआरएस में। होपफुली आप समझ गए होंगे मेरा कंशंस। अब बात करते हैं आगे, हम साइंस का हो गया। सोशल साइंस में अगेन सही दिक्कत वही बातें हैं, तो एक बार सोशल साइंस का देख लेते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको एटलीस्ट एनी 2 सब्जेक्ट एमंग्स दी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकॉनमी में कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तीनों साल, तो आप जूलॉजी यानी सोशल साइंस के लिए भर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आपके पास बीई हो या फिर बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, तो आप क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। साथ ही साथ बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर बैचलर डिग्री हो, ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलिट, तो भी आप भर सकते हैं। बीएड भी आपके पास होना चाहिए। उर्दू के लिए, उर्दू में आप स्पेशल हो। बायोलॉजी के लिए बात करें तो बायोलॉजी के लिए आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो इन्होंने बता भी रखा है बायोलॉजी से क्या होगा। तो बायोलॉजी में अगर आपने जूलॉजी से करा है, बॉटनी से करा है ना, कोई भी कोर्स, तो आप एलिजिबल हैं बायोलॉजी के लिए। तो होपफुली आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाकर आप खुद भी गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर फर्दर भी अगर आपके पास कोई भी कमेंट रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।